हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैंने इंग्लिश ग्रामर का एक बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक लिया है, टैग क्वेश्चन, जिसको क्वेश्चन टैग्स भी बोलते हैं। मेरे पास इसकी फरमाइश आई थी, ये रहा वीडियो आपके सामने। यदि आप स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए मस्ट है, क्योंकि आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं और इंग्लिश को शार्पन करने के लिए, तेज धार तलवार के समान अपनी इंग्लिश को करने के लिए, ताकि आप प्रवाह में बोल पाएं। ये वीडियो अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट है फिर तो सोने पे सुहागा। ये ब्रह्मास्त्र रूपी वीडियो मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। इसको इस्तेमाल करना अपने युद्ध क्षेत्र में, असली वाला नहीं, एग्जाम है आपका युद्ध क्षेत्र, वहां पर इसका इस्तेमाल करना। विजयी बनेंगे आप, मेरी तरफ से एक भी अंक आपका छूटेगा नहीं, ये मेरा दावा है। आइए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। ये है टैग क्वेश्चन, जिसको हम दूसरे नाम से क्वेश्चन टैग भी बोलते हैं। अब देखिए, एग्जामिनर आपके एग्जाम के अंदर अगर ऐसा पूछ ले कि इसका दूसरा नाम बताओ, तो आपको ध्यान रखना है इसको हम टेल क्वेश्चन भी बोलते हैं या फिर स्मॉल क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका एक नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो दूसरा नाम इसका टेल क्वेश्चन है। टेल का मतलब पूंछ होता है। तो जब हम एक वाक्य बोलते हैं तो उसके अंत में एक छोटा सा प्रश्न लगा देते हैं, जो कि सेंटेंस का पूंछ कहलाएगा। यानी देखिए, अगर मैंने सेंटेंस ऐसे करके बोला और यहाँ पर एक छोटा सा एक क्वेश्चन लगा दिया, तो इसको पूंछनुमा प्रश्न बोला जाएगा, इसलिए ये टेल क्वेश्चन है। अब समझते हैं क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखिए, जब भी हमें किसी से सहमति जतानी हो, जबरदस्ती, या फिर आम तौर पर आम भाषा में हम बोलते हैं ना, तू वहां गया था ना, है ना, है ना, है ना, है ना, वो बोले हाँ, तो ये एक तरीका है। दूसरा, कंफर्मेशन मांगते हैं, मैं तो आपसे वहां मिला था, है ना, एक ये भी तरीका है। ऐसे भी बोल सकता हूं, आप पार्टी में जा रहे हो ना, तो ये जो ना का तरीका है ये भी कंफर्मेशन है। यानी मैं आपसे सहमति जतवाने की कोशिश कर रहा हूं या आपसे उगलवाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप मुझे कंफर्म करें कि आप जा रहे हैं। इंटोनेशन, इंटोनेशन को बोलते हैं आवाज का उतार चढ़ाव। कोई भी भाषा साउंड का रूप है। साउंड वेव ऐसे चलती है स्ट्रेट। अगर मैं बोलूं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हमने अक्षरों से शब्द बनाए, शब्दों से वाक्य बनाए, वाक्यों से बड़े बड़े वाक्य बना दिए बहुत सारे, तो ये इंटोनेशन में कहलाते हैं। देखिए, जैसे अब मैं बोल रहा हूं तो उतार चढ़ाव है ना मेरी आवाज में, तो कभी मैं मधुर बोल रहा हूं, कभी तीखा बोल रहा हूं एकदम, कभी गुस्से से बोल रहा हूं, तो ये जो उतार चढ़ाव है इंटोनेशन कहलाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव है, आपको ध्यान रखना है। इससे आपको सेंस समझ में आ जाएगी। कैसे? अगर मैं बोलता हूं एक गिलास पानी ला दो, तो ये तो हो गई मधुर तरीके से। मैंने बोला एक गिलास पानी लाओ, तो ये गुस्से से हो गया, तो आप सेंस पहचान जाते हैं ना। तो इसको केडेंस बोलते हैं, इंटोनेशन, आवाज का उतार चढ़ाव, राइज एंड फॉल इन दी लैंग्वेज। चलिए अब समझते हैं। देखिए, सेंटेंस से समझेंगे हम यहाँ पर। इससे पहले आपको एक रूल बता देता हूं, बड़ा ही इजी है। पूरे टैग क्वेश्चंस के अंदर आपको ये रूल अप्लाई करना है। क्या करेंगे, जब भी सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो आप जो इसका टैग बनाएंगे वो बनाएंगे नेगेटिव, ठीक है। और जब भी नेगेटिव टैग वाला सेंटेंस होगा तो आप बनाएंगे इसका पॉजिटिव क्वेश्चन। चलिए अब इसी रूल को अप्लाई करेंगे। देखिए, सबसे पहले पॉजिटिव टैग, एंटी का मतलब नेगेटिव टैग। अब यहां पर सेंटेंस को रीड आउट करता हूं मैं आपके लिए। यू आर अ स्टूडेंट, आंट यू। देखिए, अब सेंटेंस पर ध्यान कीजिए। यू आर अ स्टूडेंट, यहां पर कोई भी नकारात्मक भाव नहीं है, ना ही नेगेटिव सेंस है, तो इसलिए ये पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव टैग बनेगा एज पर आवर रूल, तो इसको बोलेंगे आंट यू। देखिए, यू आर अ स्टूडेंट, आंट यू, आप एक विद्यार्थी हैं, होना। देखिए, अब देखिए अगला देखते हैं नेगेटिव टैग वाला, जेन इजंट अ टीचर। अब देखिए, एंटी से यानी नॉट, इससे मुझे पता लग गया कि ये नकारात्मक भाव वाला एक वाक्य है। जेन इजंट अ टीचर, इज शी। जेन अध्यापक नहीं है क्या? इसका सेंस ये हुआ। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, रूल्स को समझिए, आपको रूल समझने हैं। 11 प्रकार के रूल्स सिखाऊंगा आपको। किसी भी बुक में या फिर आमतौर पर जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं, 6 टैग से ज्यादा नहीं पढ़ा सकते वो, लेकिन मैं आपको पूरी दुनिया के जो इस्तेमाल होने वाले 11 टाइप्स के टैग्स हैं वो सिखाऊंगा। मेरा क्रिस्टोफर फ्रेंड है यूके वाला, एक मार्टिन मर्फी भी है, दोनों के दोनों टैग्स का इतना बखूबी इस्तेमाल करते हैं, मैं हैरान रह जाता हूं। आमतौर पर इंडियंस जो होते हैं वो तो खाली हर सेंटेंस के आगे इजंट इट लगा देते हैं, लेकिन एक्यूरेसी के साथ मैंने देखा कि यूके के जो लोग हैं, जो ब्रिटिश लोग हैं,
वो बड़ा एक्यूरेट इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम एक भी नहीं छोड़ेंगे, यहां पर सीखते हैं यूज ओनली कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब होता है जब भी हम एक सेंटेंस को शॉर्टन करते हैं, सेंटेंस यानी कि फ्रेज की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। देखिए कैसे, अब ये जो आंट है, आर नोट को मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, छोटा कर दिया ताकि स्पीड से निकल जाए। ऐसे ही इज नोट को मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो इजंट बन गया। इतनी सारी कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ये हम अभी सीखेंगे। तो कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। आप कभी भी टैग के अंदर यहां पर ध्यान रखना, आर नॉट यू नहीं लिख सकते, इजंट शी की जगह इज नॉट शी नहीं लिख सकते। तो ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा है डोंट यूज मेन वर्ब। अब देखिए जब भी आप इस क्वेश्चन टैग के अंदर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब ही इस्तेमाल होएगी, ना कि कोई भी मेन वर्ब। मेन वर्ब जो कि प्रिंसिपल वर्ब या फिर लेक्सिकल वर्ब कहलाती है, तो उस चीज का ध्यान रखना है। नेवर यूज नाउन एज अ सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग। आपको ध्यान रखना है इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये सब्जेक्ट है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कहीं पर भी नाउन का प्रयोग नहीं होगा। देखिए इस सेंटेंस में जैसे कि जेन एक नाम है, नाम का मतलब नाउन है, तो यहां पर मैंने जेन नहीं लिखा उसके लिए क्योंकि मुझे सेंस आ गई कि ये लड़की है, इसलिए इसकी बेस्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। तो हमेशा प्रोनाउन इस्तेमाल करनी है एज अ सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग। अब देखिए क्यूटीज आर ऑलवेज फ्रेम्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोनाउन, जो कि मैंने अभी आपको बात बताई, और हेल्पिंग वर्ब जिसको हम ऑक्सिलरी भी बोलते हैं। चलिए दोनों बातें मैंने कवर कर दी हैं अभी। अब देखिए यहां पर इंग्लिश हैज 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वैसे तो 5 प्रकार के सेंटेंसेस हैं। एक ऑप्टेटिव केस भी होता है, उसमें हम कामनाओं की, किसी को आशीर्वाद देने की बात करते हैं, जैसे विश यू बेस्ट ऑफ लक, यानी कि मैंने विश की आपके लिए हार्दिक अभिनंदन, या फिर मैंने कामना की कि आप सक्सेसफुल हो जाएं। ऐसे ही मे गॉड ब्लेस यू, तो मे से शुरुआत होने वाली जो कामनाओं वाली विशेष वाले सेंटेंस होते हैं ये ऑप्टेटिव कहलाते हैं। ये गिनती के होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते, इसलिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। लेकिन 4 टाइप के जो सेंटेंस हैं ये पूरी इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं। पहला है डेक्लेरेटिव। डेक्लेरेटिव को हम कथनात्मक बोल सकते हैं, यानी इसमें कथन होता है, एक स्टेटमेंट होती है, एक ओपिनियन होता है। और आपको ध्यान रखना है इसकी पहचान क्या है, ये हमेशा ना फुल स्टॉप जिस भी सेंटेंस के आगे लगा होगा तो आप बता देंगे किस टाइप का सेंटेंस है, डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। ऐसे ही दूसरा एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी को विस्मयादि बोधक बोलते हैं, विस्मयादि बोधक एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क। आपको ध्यान रखना है इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। एक लड़की रास्ते से जा रही थी, उसको लग गई ठोकर और एकदम से बोली अचानक से आउच। तो ये जो आउच जो शब्द है इसका मतलब सडन फीलिंग है, एकदम से एक्साइटमेंट हुई, घबराहट हुई, है ना। मैंने बोला लाजवाब, ये जो लाजवाब शब्द है, मार्वलस इंग्लिश में बोलते हैं, इनके आगे हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। तो आपको ध्यान रखना है। आपने पूछा हाउ आर यू सर, मैंने बोला आई एम ग्रेट। ग्रेट यानी एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। ऐसे बहुत सारी चीजें सीखेंगे हम। इंपेरेटिव, इंपेरेटिव मतलब आदेशात्मक, जिसके अंदर कमांड्स या वार्निंग्स या रिक्वेस्ट की बात होती है। इसमें इंटोनेशन बड़ा ही मेजर रूप है, आपको ध्यान रखना है। अगर मैंने बोला डोंट गो देयर, प्यार से भी बोल सकता हूं, और मैंने बोला डोंट गो देयर, तो इसमें रूखा व्यवहार भी है। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये भी मैं सिखाऊंगा आपको। इसकी पहचान है कि फुल स्टॉप से भी खत्म होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क से भी खत्म होता है। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड्स विद इंटेरोगेशन। आपको ध्यान रखना है ये क्या है, कौन सा मार्क है, ये है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को हम इंटेरोगेशन बोलते हैं इन रियल इंग्लिश ग्रामर। तो दोनों नाम ध्यान रखना है आपको कि क्या है ये, इंटेरोगेशन या क्वेश्चन मार्क। तो जितने भी प्रश्नात्मक वाक्य होते हैं जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके एंड पे हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता ही लगता है। एक चीज और समझा देता हूं आपको, ये चीज भी ध्यान रखनी है कि जो प्रोनाउन होती हैं, जो भी आप यहां पर इस्तेमाल करने वाले क्वेश्चन टैग के अंदर, यहां पर एज अ सब्जेक्ट, तो आपको इस सातों के सातों याद कर लेने हैं। आई वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है। मैं लिख देता हूं आपके लिए, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, और जो ये ही शी इट दे या फिर कोई भी नाम हो सकता है। तो नाम को मैंने स्किप कर दिया क्योंकि हम नेम लिखते नहीं है, तो ही शी इट दे को ही आपको याद रखना है। और ये कौन से केस होते हैं, थर्ड ग्रामेटिकल पर्सन होते हैं, यानी कि थर्ड पर्सन होते हैं। तो इनको और याद कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं अपने आगे के पड़ाव पर। आइए दोस्तों अब यहां पर समझते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस को हम हिंदी में निराकरण बोलते हैं।
एक्चुअली जब भी हमें स्पीड से बोलना होता है, फ्लुएंसी से बोलना होता है, तो हम कॉन्ट्रैक्शंस का यूज करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ जब भी नेगेटिव फॉर्मेशन होती है तो उसको शॉर्टन कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है, कुछ अक्षर उसमें से रिमूव कर दिए जाते हैं। आइए समझते हैं कैसे। यदि सेंटेंस में आपके सामने नेम आ जाए, देखिए कैसे, या तो जॉन लिखा आ जाए, जॉन जो कि एक पुरुष है, सेंस पता लग रही है, या फिर सीधा लिखा हो बॉय, तो इसके लिए आप बेस्ट प्रोनाउन का यूज करेंगे ही। अब ऐसे ही नेम आ जाए जेन, जिससे आपको प्रतीत होता है कि एक लड़की का नाम है, ऐसे ही सीधा लिखा हो गर्ल, तो आप उसके लिए बेस्ट प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, शी। अब देखते हैं प्रोनाउन। यदि सेंटेंस में, वाक्य में प्रोनाउन यानी सर्वनाम का इस्तेमाल हो तो आई ही रहेगा, एज इट इज, वी ही रहेगा, यू ही रहेगा, ही रहेगा, शी ही रहेगा, इट ही रहेगा, और दे ही रहेगा। तो इसमें गड़बड़ मत करना, सर्वनाम को आपको याद रखना है, ये एज इट इज क्वेश्चन टैग के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अब देखते हैं वर्ब्स को समझना है आपको। एग्जामिनर यहाँ पर बड़ा अटका सकते हैं, 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। आइए समझते हैं। डू का डोंट हो जाता है, जैसे कि आप जानते हैं, तो डू का डोंट होगा, डज का डजंट हो जाएगा। यानी अगर सेंटेंस में डज है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव सेंटेंस है, उसके लिए नेगेटिव टैग बनेगा। अगर इसके विपरीत सेंटेंस में डजंट है तो टैग क्या बनेगा, डज, यानी पॉजिटिव। तो वाइसे वर्सा है, आपको ध्यान रखना है, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। डिड का डिडंट हो जाएगा, विल का वॉन्ट होगा। खास तौर से आपको ये वाला फेज ध्यान रखना है। कौन सा, ये इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि विल का विलेंट नहीं होगा, आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। विल का वॉन्ट होगा। शैल का शेंट हो जाता है, इज का इजंट होता है। अब देखिए एग्जामिनर कहां पर क्वेश्चन बनाता है, वो बनाता है एम के ऊपर। अगर मैंने बोला आई एम अ टीचर, यानी मैं एक अध्यापक हूं, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव टैग बनेगा। यहां पर गलती कर जाते हैं स्टूडेंट कि ऑप्शन में अगर एमेंट दिया होता है तो वह उसको टिक कराते हैं, वो गलती आप नहीं करेंगे, क्योंकि एमेंट ऑब्सोलेटेड वर्ड है, प्रचलित नहीं है। सन 1800 में ही उसको स्किप कर दिया गया था, उसकी जगह क्या अपनाया गया था, आंट। तो मैं ऐसे बोलूंगा आई एम अ टीचर, आंट आई, मतलब मैं अपने से ही सहमति जता रहा हूं। देखिए इसको ध्यान रखना है। अब देखिए आर का भी आंट होता है, तो ये बड़ी क्रिटिकल चीजें हैं दोनों की दोनों। अब देखिए कहां पे फंस सकते हैं आप। अगर सेंटेंस नेगेटिव दिया होगा कि यू आंट अ टीचर, कि आप एक अध्यापक नहीं हो, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि एम यू। खास तौर से ध्यान रखना है, अगर ये सीधा ही आपको नेगेटिव सेंस में दिया हुआ है पहले ही वाक्य, तो आप टैग कौन सा इस्तेमाल करेंगे, आर वाला। लेकिन अगर सेंटेंस में एम दिया है पॉजिटिव टैग में, तो आप नेगेटिव टैग कौन सा बनाएंगे, आंट वाला। तो ये चीज आपको खास तौर से ध्यान रखनी है। अब देखिए वॉज का वॉजंट हो जाता है, वर का वरंट होता है, हैज का हैजंट होता है, हैव का हैवेंट होता है, कैन का कांट होता है। आपको यहां पर खास तौर से ध्यान रखना है, इसका कैन नॉट नहीं हो सकता, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। कांट सबसे शॉर्ट फॉर्म है, तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। कुड का कुडेंट हो जाता है, ऐसे ही देखते हैं मे का मेयंट हो जाता है, माइट का माइटेंट होता है, मस्ट का मसंट होता है, ओट टू का ओटेंट हो जाता है, शुड का शुडेंट होता है, वुड का वुडेंट, नीड का नीडेंट होता है, और डेयर अगर ये आपके सामने आ जाए तो डेंट होता है। चलिए मुझे उम्मीद है आपको कॉन्ट्रैक्शंस समझ में आ गई है। अब हम शुरुआत करेंगे अपने स्टेटमेंट्स की, 1 बाय 1 11 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। आइए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं अपने वाक्यों से, सेंटेंसेस से। देखिए स्टेटमेंट विद ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी जैसे कि मैंने आपको समझाया था, सहायक क्रिया को बोलते हैं, दूसरे रूप में आप इसको हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। चलिए ऑक्सिलरी के साथ में अगर स्टेटमेंट है, जैसे ऑक्सिलरी क्या होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, इस टाइप से सहायक क्रियाएं होती हैं। चलिए इन्हीं पर आधारित सेंटेंसेस को समझते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब भी आप सेंटेंस को पिकअप करेंगे, सबसे पहले सेंटेंस का भाव देखेंगे, सकारात्मक है या नकारात्मक, क्योंकि टैग उसी से ही डिसाइड होने वाला है। और दो चीज और ध्यान रखेंगे, एक तो वर्ब और एक सब्जेक्ट, उसी के अकॉर्डिंग आपका टैग बनना है। तो सबसे पहले सेंटेंस को पढ़िए, आई एम अ प्लेयर। आई एम अ प्लेयर क्या बोलता है, मैं एक खिलाड़ी हूं, सकारात्मक सेंस है, इसलिए ये पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव टैग बनेगा। अब
आपको वर्ब पे ध्यान देना है सब्जेक्ट पर, क्योंकि वर्ब और सब्जेक्ट ही वहां पर जाते हैं। मैंने आपको बोला था टैग में हमेशा सहायक क्रिया ही इस्तेमाल की जाती है, इसलिए ये जाएगी। अब ये कैसे जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव टैग इसका बनाइए। कॉन्ट्रैक्शन की टेबल में मैंने आपको समझाया था एम का क्या होता है, आंट होता है। एमेंट गलती से भी क्लिक मत कर देना। चलिए ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा, और क्योंकि आई खुद में ही प्रोनाउन है और प्रोनाउन ही हमें क्वेश्चन टैग के अंदर चाहिए होती है, तो एज इट इज जाएगी वहां पर। तो ऑप्शन क्या होगा, आंट आई। तो सेंटेंस क्या बना, आई एम अ प्लेयर आंट आई। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, क्रिस इज ओल्डर देन यू। फिर से पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव टैग बनेगा। अब वर्ब डिसाइड करेगी नेगेटिव कैसे, इसका तो हो जाएगा इजंट, दोनों जगह इजंट है। क्रिस, क्रिस से मुझे पता लगता है ये पुरुषवाचक शब्द है, ये पुरुष है, इसके लिए बेस्ट प्रोनाउन क्या होगी, क्योंकि हम नेम नहीं लगा सकते क्वेश्चन टैग के अंदर, इसलिए इसकी बेस्ट प्रोनाउन होगी ही। चलिए अब ही करते हैं, कैसे, इजंट ही। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, इजंट ही। ये ऑप्शन कहना बिल्कुल गलत होगा। जॉन इज कंपोजिंग सॉन्ग्स, फिर से सकारात्मक भाव वाला सेंटेंस है, वाक्य है हमारे पास। अब इसका नेगेटिव टैग बनेगा, इजंट इजंट दोनों जगह है। जॉन फिर से पुरुष आ गया, इसके लिए बेस्ट प्रोनाउन क्या डिसाइड करेंगे, ही। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, इजंट ही। इजंट जॉन कहना बिल्कुल गलत होगा। अब देखिए, यू डू नॉट वर्क हार्ड। अब यहाँ पर नकारात्मक भाव वाला सेंटेंस आ चुका है, क्योंकि नोट हमें बोल रहा है नहीं है, तो इसलिए नकारात्मक भाव नेगेटिव। तो टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव, यू डू नॉट। अब डू नॉट का क्या हो जाएगा, डू, और यू क्योंकि प्रोनाउन है एज इट इज रहेगी, तो ऑप्शन क्या होगा, डू यू। तो डोंट यू कहना बिल्कुल ही गलत होगा। इट इज डार्क। अब इसके ऊपर आप भाव देखिए क्या है, ये है भाव पॉजिटिव, तो टैग क्या बनेगा, नेगेटिव। इज क्या डिसाइड करेगा, इजंट, और इट एज इट इज रहेगा क्योंकि प्रोनाउन है, तो इजंट इट हो जाएगा। इज इट कहना सही नहीं होगा। ही कैन प्ले वेल। अब देखिए, ही कैन प्ले वेल तो सकारात्मक भाव है फिर से। अब इसका नेगेटिव टैग बनाइए, तो कैन का क्या हो जाएगा, कैन और नॉट को जोड़िए, साथ में कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। टेबल में मैंने समझाया था, एक तो कैन नॉट बनता है, एक कांट बनता है। कैन नॉट आप नहीं सिलेक्ट कर सकते क्योंकि ये अप्रोप्रिएट नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन होगा कांट ही, क्योंकि ही प्रोनाउन है एज इट इज वहां पर रहेगी। ही एंड आई कैन गो बाय बस। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट दो व्यक्ति से मिलकर बना हुआ है और कैन का उपयोग हुआ है, और सेंटेंस सकारात्मक है तो नेगेटिव टैग बनेगा। तो कैन का तो कांट हो जाएगा। अब इनके लिए क्या डिसाइड करें, बोथ बोले या वी बोले। आपको ध्यान रखना है, जब भी आई की बात होगी, मान लीजिए मैं हूं, अगर मेरे साथ बहुत सारे व्यक्ति हो गए और एक दो व्यक्ति हैं, तो मैं उनको ही, या फिर कोई लड़की है तो शी बोलूंगा, लेकिन सबको सम्मिलित करके मैं बोलूंगा हम लोग, है ना। तो इसको हम इंग्लिश में वी बोलते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, कांट वी। कांट बोथ कहना बिल्कुल ही रॉन्ग है। जॉन एंड जेन, फिर से दो लोग आ चुके हैं और दो नाम है थर्ड पार्टी। तो इनके लिए, क्योंकि ये थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी के लिए आपको जो प्लूरल शब्द चूज करना है वो होगा बेस्ट प्रोनाउन में दे। चलिए दे को देखते हैं, और विल लिखा हुआ है। विल के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्शन की टेबल में आपको समझाया था, विल नोट को कॉन्ट्रैक्ट करना है आपको, तो विलेंट गलती से भी मत कर देना। ऑप्शन ये नहीं होगा आपका, ऑप्शन होगा वॉन्ट दे। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, टाइगर्स आर डेंजरस। फिर से सकारात्मक भाव वाला सेंटेंस है तो नेगेटिव टैग बनेगा। तो आर का तो हो जाएगा आंट, और टाइगर्स क्योंकि अब ये प्लूरल शब्द है, एक टाइगर की बात नहीं हो रही, बहुत सारों की बात हो रही है, और नेम है, थर्ड पार्टी केस है, तो बेस्ट प्रोनाउन इनके लिए दे होगी। चलिए बनाते हैं इसको आंट दे। इज इट कहना बिल्कुल रॉन्ग होगा। आई एम नॉट अ प्लेयर, आर आई आंट आई एम आई। अब देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव टैग बनेगा। एम नोट का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एम हो जाएगा। और आई क्योंकि प्रोनाउन है एज इट इज ही रहनी है, तो क्या होगा ऑप्शन आपका बेस्ट, यहाँ पर सिलेक्शन एम आई। आंट आई कहना गलत होगा, आर आई कहना गलत होगा। तो मुझे उम्मीद है स्टेटमेंट विद ऑक्सिलरी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करना, आपके पास अगर कोई मॉडल टेस्ट पेपर है उसमें आप सिलेक्शन कर कर देखना, आप एक भी नंबर मिस नहीं करेंगे अपना। अब देखते हैं दूसरे टाइप की स्टेटमेंट, स्टेटमेंट विदाउट ऑक्सिलरी। ये तो साथ में थी,
अब ये सहायक क्रिया के बिना है, यानी इन सेंटेंसेस में आपको इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव नहीं मिलने वाले। अब देखिए कैसे, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, टेंस क्या है सेंटेंस की, पॉजिटिव। अब क्योंकि वर्ब बताएगी हमें, क्या डिसाइड करना है, टैग सिंग्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंस है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी हम प्रश्नात्मक प्रश्न उठाते हैं तो उसके लिए डू और डस का प्रयोग किया जाता है। अब डू और डस भी ऐसे सिलेक्ट किए जाते हैं, डू प्लूरल के लिए यानी दो व्यक्ति या दो से अधिक हों, और सिंगल व्यक्ति के लिए आप डस का प्रयोग करते हैं। चलिए यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं, एक, लड़की है एक है, तो डस का प्रयोग होगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए, क्योंकि पॉजिटिव था तो नेगेटिव बना दीजिए, डज नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके डजंट हो गया, और डजंट शी ये रहा ऑप्शन आपका। डज शी कहना गलत होगा। द सन शाइन्स हार्ड इन द समर। अब सन यहाँ पर सिंगल ऑब्जेक्ट है। अब देखते हैं यहाँ पर शाइन्स, फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डू और डस कैसे सिलेक्ट करूंगा, सन बताएगा मैं कितना हूं, एक ही हूं, इसलिए डस का उपयोग कीजिए। और साथ में क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव कर दीजिए उसको, डस को, डज नॉट को डजंट कर दीजिए। और सन के लिए बेस्ट प्रोनाउन क्या होगी, क्योंकि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग के अंदर काउंटिंग है इसकी, तो इट का प्रयोग किया जाता है एज अ प्रोनाउन। तो आपका ऑप्शन होगा डजंट इट। तो डजंट इट ढूंढिए, यहाँ पर ये रहा डजंट इट, ये कहना गलत होगा। अब देखते हैं, खली ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब खली क्या है, एक व्यक्ति है और ऊपर से नाम है, थर्ड पार्टी नाम है, तो इसके लिए बेस्ट प्रोनाउन होगी ही। यहाँ पर हमें पता लग गया ब्रोक, क्योंकि अब ये ब्रोक मुझे बता रहा है ये वर्ब की ना सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। सेंस देखिए सेंटेंस की, ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब देखते हैं यहाँ पर पॉजिटिव सेंस है, तो खली ब्रोक। अब देखते हैं, आपको ध्यान रखना है पास्ट इंडेफिनिट में जब भी क्वेश्चंस किए जाते हैं तो डिड का प्रयोग किया जाता है। पॉजिटिव की वजह से डिड नॉट कर दीजिए, तो कॉन्ट्रैक्ट करके डिडंट हो गया। और ही, डिडंट ही ढूंढिए, ये रहा डिडंट ही, डिड ही कहना रॉन्ग होगा। अब देखते हैं यहाँ पर वाटर फ्लोज टुवर्ड्स द सी। अब वाटर सिंगल है, फिर से वापस से, और फ्लोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू डस का प्रयोग होगा। और डस क्या होगा वाटर के लिए, बेस्ट प्रोनाउन इट, क्योंकि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग में काउंटिंग है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डजंट इट। डज इट कहना बिल्कुल रॉन्ग होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, रिवर्स फ्लो टुवर्ड्स द सी। सेम टाइप के सिमिलर सेंटेंस हैं। देखिए फर्क कितना है, यहाँ पे आपको प्लूरल यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसलिए इसके लिए बेस्ट प्रोनाउन दे होगी, ये मैं आपको समझा चुका हूं। और फ्लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू डस सिलेक्ट करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पर, डू, दे है तो डू होगा, और सेंटेंस पॉजिटिव है तो डू का डोंट कर दीजिए, तो डोंट दे। तो क्या हो गया ऑप्शन आपका, डोंट दे। ये ऑप्शन कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको दोनों टाइप की स्टेटमेंट समझ में आ चुकी हैं। चलिए आगे की तरफ रुक करते हैं अपना। आइए अब देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 3। स्टेटमेंट 3 के दो पार्ट्स हैं, ए और बी। आपको बड़े ही गौर से इसको समझना है, क्योंकि कभी कभी ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो कोई कंफ्यूजन शेष नहीं रहेगी। पहली बोलती है स्टेटमेंट यूजिंग ऑक्सिलरी, सहायक क्रिया इस्तेमाल की जाए। कौन कौन सी, हैज, हैव और हैड। इसके साथ में अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखती है, जो कि सबसे मेजर पार्ट है, इसी पर आपको गौर करना है। द बेल हैज रंग, सेंटेंस कौन सा सेंस दे रहा है, पॉजिटिव सेंस। साथ में हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रंग इस्तेमाल की गई है, रिंग, रैंग, रंग। अब देखते हैं, ये स्टेटमेंट बोलती है कि हैज, हैव, हैड एज इट इज नेगेटिव या पॉजिटिव वर्ब के रूप में टैग बनते हैं। तो हैज का क्या होगा, नेगेटिव फॉर्मेशन हैजंट। बेल क्योंकि निर्जीव वस्तु है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, इसके लिए एप्रोप्रिएट सर्वनाम क्या होगी, इट। चलिए क्या आ गया हमारे पास, हैजंट इट। तो करेक्ट मार्क क्या होगा, हैजंट इट। हैज इट कहना रॉन्ग है। अगला सेंटेंस, द फ्लावर्स हैव ब्लॉसम्ड, फूल खिल चुके हैं। हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की गई है, यानी अब ये देखिए वाक्य पॉजिटिव है, तो इसकी सेंस क्या बनेगी, हैवेंट। और हैवेंट के बाद सब्जेक्ट क्या है, फ्लावर्स। फ्लावर्स क्योंकि प्लूरल शब्द है
और इसके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट प्रोनाउन होगी? दे। तो क्या बनना चाहिए? हैवंट दे। हैवंट दे आपका आंसर आ चुका है, ये कहना गलत होगा यहाँ पर। अब देखिए इसकी दूसरी स्टेटमेंट क्या बोलती है, यहीं पर गौर करना है आपको। स्टेटमेंट यूजिंग मेन वर्ब, यहाँ पर तो ऑक्सिलरी के रूप में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की गई थी। अब देखते हैं यहाँ पर मेन वर्ब, जब भी मेन वर्ब आ जाए हैज हैव हैड के साथ में, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? डू का, डस का, डिड का। मतलब हैज हैव हैड सीधे अब टैग में इस्तेमाल नहीं होंगे, इसकी जगह क्या यूज होगा? डू, डस, डिड। अब समझो सेंटेंस से, इंडियंस हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। इंडियंस हैव, अब हैव के बाद V3 है कहीं पर? नहीं है, सीधी मेन वर्ब है, इसलिए आपको डू डस डिड का प्रयोग करना है। कैसे सिलेक्ट करेंगे? हैव है, इंडियंस है। चलिए सब्जेक्ट से समझते हैं। इंडियंस प्लूरल शब्द है, बहुत सारों की बात हो रही है, इसलिए इसके लिए बेस्ट प्रोनाउन क्या होगी? दे। अब दे क्योंकि बहुत ज्यादा हैं, इसलिए उसके अकॉर्डिंग डस तो इस्तेमाल नहीं हो सकता, डू का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? डोंट दे, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव था, नेगेटिव टैग बना दिया। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अ कैट हैज शार्प नेल्स। हैज है, मेन वर्ब है। अब क्या बनेगा इसका? कैट से सिलेक्शन होगा, टैग में क्या आएगा वर्ब के रूप में? कैट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, एनिमल है, और इसके लिए इंग्लिश में एप्रोप्रिएट प्रोनाउन इट का प्रयोग किया जाता है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? कैट ने बताया ये सिंगल है, तो डस का प्रयोग होगा। सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दीजिए उसको, डजंट हो जाएगा, और इसके लिए इट का प्रयोग होगा, तो क्या हो जाएगा? डजंट इट। डज इट कहना रॉन्ग है। अब देखते हैं चौथी स्टेटमेंट, आपको ध्यान देना है। इफ अ फ्यू, क्या बोल रहा है? अ फ्यू और अ लिटिल आ जाए तो आपका जो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव बनेगा। अब देखिए इससे पहले मैं आपको ये चीज समझाता हूं, आपको ये समझना है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, आपको ध्यान रखना है ये तीनों के तीनों काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर फ्यू सीधा लिखा हो तो इसका जो सेंस होता है वो नकारात्मक होता है, नेगेटिव। आ फ्यू इसका सेंस पॉजिटिव होता है, और द फ्यू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। यानी आपको सेंटेंस में ये वाले तो कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन टैग्स के फ्रेम्स में फ्यू आ फ्यू देखने को मिलेगा। अब देखिए आ फ्यू है, ये पॉजिटिव होता है, तो हमारा टैग क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या आया है सेंटेंस में, देखते हैं। आई हैव अ लिटिल मनी। मनी अनकाउंटेबल नाउन है, इससे पहले अ लिटिल का प्रयोग किया गया, यानी थोड़ा पैसा है। अब देखिए पॉजिटिव सेंस है सेंटेंस की, तो नेगेटिव टैग होगा हैवेंट, और आगे क्या होगा? आई। चलिए हैवेंट आई, हैवेंट आई आपका सिलेक्शन है, ये गलत हो गया यहाँ पर। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। आई हैव रेड अ फ्यू बुक। अब बुक काउंटेबल है। अब देखिए अ फ्यू थोड़ी बुक की बात कर रहा है, आप बुक्स भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। अ फ्यू थोड़े की बात हो रही है, इसलिए पॉजिटिव वाक्य है। अब सकारात्मक वाक्य के लिए क्या करेंगे? नेगेटिव कर देंगे। हैव का हैवेंट हो गया, आई का एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया? हैवेंट आई। अब देखते हैं यहाँ पर आई हैव अ फ्यू कैंडीज टू शेयर। फिर से वही चीज है, अ फ्यू है, पॉजिटिव सेंस है, नेगेटिव टैग बनेगा, तो क्या बन जाएगा? हैवेंट आई। हैवेंट आई आपका करेक्ट सिलेक्शन है, ये गलत होगा यहाँ पर। अ लिटिल शुगर, शुगर अनकाउंटेबल नाउन होती है क्योंकि ये फूड आइटम्स में काउंटिंग की जाती है। अब देखिए अ लिटिल पॉजिटिव सेंस है, यानी थोड़ी सी चीनी है उसके पास। अब ये बोल रहा है कि आगे बताइए क्या आना चाहिए? डिडंट यू आना चाहिए, इजंट इट। अब कैसे सिलेक्ट करेंगे? शुगर अकेली है, अनकाउंटेबल है, तो इसलिए इसके लिए इट का प्रयोग किया जाएगा। साथ में यहाँ पर वर्ब दी हुई है इज, इसलिए इसको पॉजिटिव है क्योंकि आ लिटिल ने पॉजिटिव बना दिया सेंटेंस को, तो इजंट कर दीजिए, आपका सिलेक्शन हो गया इजंट इट। डिडंट यू कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। दोस्तों आप समझते हैं फिफ्थ स्टेटमेंट। फिफ्थ स्टेटमेंट बोलती है स्टेटमेंट विद नेगेटिव सेंस वर्ड्स, यानी नकारात्मक भाव वाले जो शब्द होते हैं जब वह आपको दिख जाएं वाक्यों के अंदर, तो आपको क्या करना है? पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाना है। यानी जितने भी टैग बनेंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव में बनेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से नकारात्मक भाव वाले शब्द होते हैं। कभी आपको नो दिख जाए, नन दिख जाए, नेवर,
नॉर, नाइदर नॉर या फिर नॉट, नो वन, नोबडी, नथिंग। देखिए सबके अंदर ना एन से शुरुआत हुई हुई है, नो या फिर एन ई करके, तो आपको समझ जाना है। और भी शब्द होते हैं जो भी अन से स्टार्ट होते हैं, यू एन प्रीफिक्स से, वो शब्द भी नकारात्मक भाव वाले होते हैं, जैसे अनटिल, अनलेस, बहुत सारे और भी अन्य शब्द हैं। अब देखते हैं यहाँ पर फ्यू, लिटिल, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, बेयरली, ये शब्द भी नकारात्मक भाव वाले शब्द हैं। और भी शब्द होते हैं जैसे प्रोहिबिट है, फॉरबिड है, एनिहिलेशन है, इस टाइप के शब्दों का आपने खास तौर से ध्यान रखना है। ये वाक्य को नेगेटिव बना देते हैं, नकारात्मक बना देते हैं। अब समझते हैं सेंटेंस से, जॉन सेल्डम कम्स हियर। अब देखिए दिख तो सेंटेंस पॉजिटिव रहा है, लेकिन शब्द नकारात्मक इस्तेमाल हो गया, यानी ये सेंटेंस नेगेटिव सेंस का है। अब इसके लिए क्या बनेगा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। अब डिसाइड करनी है हमने वर्ब क्या आएगी, वो डिसाइड करेगा ये, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर है, कम्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो डू डस का प्रयोग होना चाहिए। और जॉन अकेला है, तो यानी डस का प्रयोग होगा। जॉन के लिए एप्रोप्रिएट प्रोनाउन क्या यूज होगी, ही। तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट मार्क, डज ही, डजंट ही नहीं बोलेंगे। अगला सेंटेंस, वी हैव नो फ्रेंड्स। अब देखिए शब्द आ गया नो, इसलिए सेंटेंस हो गया नकारात्मक। अब देखिए हैव बोल रहा है, और कोई भी आगे ना तो V3 है ना मेन वर्ब है। अब ऐसे में इसको एज इट इज ले जाएंगे हम, तो क्या बन जाएगा इसका, वी हैव नो फ्रेंड्स का बनेगा हैव वी, क्योंकि वी का तो वी ही रहना है, ये आपका करेक्ट मार्क है, डू वी नहीं होगा। नोबडी इज परफेक्ट। अब देखिए ये वाले जो सेंटेंस हैं दोनों के दोनों आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझना है। कह रहा है नोबडी, ये कह रहा है नो बॉडी। बॉडी मतलब इंसान की बात कर रहा है, यानी ये शब्द इंसानों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो कोई भी यानी कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, सभी लोगों की, तो इसके लिए एप्रोप्रिएट प्रोनाउन क्या होगी, हम दे का उपयोग करते हैं ऐसे में, और इज ही रहेगा, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए क्योंकि दे का प्रयोग किया गया है, ये तो सही हो गया। अब इज यहाँ पर चेंज कैसे हो रहा है, दे के अकॉर्डिंग, क्योंकि दे प्लूरल शब्द है, इसलिए आर दे कहना एप्रोप्रिएट है, इज ही कहना सही नहीं है। नथिंग इज योर्स, कह रहा है नो थिंग। थिंग का मतलब चीज, यानी कोई भी चीज आपकी नहीं है, यानी शरीर तक भी आपका नहीं है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है क्या होगा। अब नथिंग के लिए क्या इस्तेमाल होगा, निर्जीव वस्तु है, इट का प्रयोग होगा साथ में। अब देखिए इट है, अकेला है, तो इज तो एज इट इज ही आ जाना है आपकी बार, इसलिए इज इट आपका एप्रोप्रिएट मार्क होगा यहाँ पर। आर दे कहना रॉन्ग होगा, क्योंकि ये निर्जीव वस्तु है ना कि सजीव, वहां पर सजीव था इसलिए दे था। अब देखिए नाइदर ऑफ अस हेल्प्ड यू। अब देखिए नाइदर ऑफ अस, अस आपका यहाँ पर क्या है, आपको समझना है, ये आपकी ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है, इसका जो सब्जेक्टिव केस होता है वो होता है वी। अब इसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, हेल्प्ड, हेल्प से पता लग रहा है कि ये पास्ट फॉर्मेशन है, पास्ट का सेंटेंस है, तो डिड का प्रयोग होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा डिड वी। डू वी कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ही इज नॉट गोइंग टू कम टुडे, नोट आ गया। अब देखिए नेगेटिव सेंस तो है ही, ही इज नॉट गोइंग टू कम। अब देखिए यहाँ पे टू कम दिया है, इन्फिनेटिव करके बनाया गया है। अब देखिए कैसे इसको पहचाने, तो यहाँ पर डज ही होना चाहिए, इज ही होना चाहिए। ही इज नॉट गोइंग टू कम टुडे, तो डज ही नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ब के साथ मैच ही नहीं हो रहा है, तो डज को काट दीजिए, आंसर खुद ब खुद निकल आया, इज ही। माई फादर नेवर स्मोक्स, मेरे पिताजी कभी भी धूम्रपान नहीं करते हैं, तो नेवर से नेगेटिव बन गया सेंस। अब देखिए इसके लिए पॉजिटिव टैग बनाना है, नेवर स्मोक्स, स्मोक्स से मुझे पता लग रहा है B1 है और प्रेजेंट टेंस के अंदर है, सिंपल प्रेजेंट में, तो इसके लिए क्या होगा, डज ही होगा या डिड ही होगा। डिड ही तो पास्ट के लिए यूज होता है, तो डज ही हमारा एप्रोप्रिएट
मार्क है, नाइदर जॉन नोर मार्टिन। अब देखिए इसका उपयोग हो गया यहाँ पर नाइदर और नोर का। जॉन एंड मार्टिन दो लोग हैं। इसके बाद सिंगुलर वर्ब आती है हैज एनी हैबिट्स, मतलब उनको कोई भी ऐब नहीं है। हैबिट्स का मतलब ये है कोई भी बेकार आदत नहीं है। तो इसके लिए क्या सिलेक्शन किया जाए, डू दे होगा, डिड दे होगा। अब देखिए हैज एनी हैबिट्स, ये बोल रहा है हमें कि प्रेजेंट फॉर्मेशन है, इस वजह से यहाँ पर डिड का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो डू दे, डिड दे कहना एप्रोप्रिएट नहीं होगा। पॉल शोज लिटिल केयर इन हिज स्टडीज। लिटिल मैंने आपको बताया था अगर अ लिटिल होता तो ये पॉजिटिव बनता सेंटेंस, लेकिन अब ये खाली लिटिल है यानी बिल्कुल ही नहीं, तो ये हो गया नेगेटिव सेंस का वाक्य। पॉल शोज लिटिल केयर इन हिज स्टडी। तो क्या बनना चाहिए इसके लिए, शोज से पता लग रहा है V1 है, प्रेजेंट फॉर्मेशन डू डज का प्रयोग होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पॉल। पॉल ही है प्रोनाउन के नाते, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डज ही, इज ही कहना एप्रोप्रिएट नहीं है। आइए दोस्तों आप समझते हैं स्टेटमेंट नंबर 6। स्टेटमेंट यूजिंग ईच, एवरी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नन, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी। ये शब्द आपको याद कर लेने हैं। ये सारे के सारे शब्द ह्यूमन बीइंग्स के लिए, सजीव वस्तु यानी कि जीवंत जो हैं उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं। आपको क्या करना है, सिंपल सा रूल ध्यान रखना है, यूज पीपी। पीपी का मतलब है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सी पर्सनल प्रोनाउन यूज करनी है इन सारे शब्दों के आगे, दे। काफी इजी है, अगर आपको ये शब्द याद है, ये रूल याद है, टैग बनाना बेहद आसान है। देखते हैं यहाँ पर सेंटेंस के थ्रू, समवन स्टोल माय पेन, किसी ने मेरा पेन चुराया। तो यानी सेंटेंस पास्ट फॉर्मेशन में है, पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग किया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए। तो यहाँ पर सेंस देखिए सेंटेंस की क्या है, पॉजिटिव सेंस है, तो नेगेटिव टैग बनेगा, तो डिड नॉट हो जाएगा यानी डिडंट। और समवन के लिए सिंपली आपको दे यूज करना है, कोई भी दुविधा मत रखना, डिडंट दे कहलाएगा। अगला सेंटेंस, एनीवन कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, यानी कोई भी इस बक्से को उठा सकता है, पिटारे को उठा सकता है। अब देखिए कैन का तो कैनॉट हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, तो नेगेटिव हो जाएगा। कैनॉट को आप और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कांट बन जाएगा। एनीवन के लिए बस सिंपली वही याद रखना है क्योंकि शब्द इसमें से ही सम्मिलित किया गया है, दे, कांट दे। समबडी कैन डू इट। अब देखिए यहाँ पर कैन है, फिर से पॉजिटिव फॉर्मेशन है, तो कांट हो गया, समबडी के लिए सिंपली दे हो गया। काफी इजी है ये वाला। एवरीबडी चीयर्ड, फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी डिड का प्रयोग होगा। सेंटेंस पॉजिटिव है तो डिडंट कर देंगे, एवरीबडी के लिए दे का उपयोग करेंगे, डिडंट दे। तो मुझे उम्मीद है काफी इजी था, बस ये शब्द याद रखना, रूल याद रखना, इजीली आप टैग्स बना सकेंगे। अब देखते हैं सेकंड यहाँ पर स्टेटमेंट इसी की, सिक्स्थ की बी, इफ एवरीथिंग। अब ध्यान दो सबके अंदर ना थिंग है, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग। तो यानी निर्जीव वस्तुओं की बात हो रही है क्योंकि वस्तु निर्जीव होती हैं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। इन सभी के लिए आपको क्या यूज करना है, पर्सनल प्रोनाउन इट का उपयोग करना है। नथिंग इज योर्स, तो नो थिंग, आपको थिंग दिखा, बस आपको समझ में आ गया कि इट का उपयोग होगा। अब देखिए इज का इजेंट हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव टैग बनाएंगे। चलिए क्या होगा यहाँ पर, इजेंट इट, इज इट कहना रॉन्ग होगा। एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल। अब देखिए लुक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो डू और डस का प्रयोग होगा। डू और डस के लिए अब देखिए यहाँ पर आपको पॉजिटिव सेंस दिख रही है वाक्य की, तो डजंट हो जाएगा। साथ में एवरीथिंग है तो एवरीथिंग के लिए इट होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मेशन, डजंट इट। डज इट कहना रॉन्ग है। समथिंग वॉज देयर। अब देखते हैं समथिंग, फिर से आपको ध्यान रखना इसके लिए तो दे होगा सिंपली। वॉज का क्या हो जाएगा, वॉजेंट हो जाएगा क्योंकि वाक्य हमारा सकारात्मक भाव वाला है, तो वॉजेंट क्या होगा, देयर मत करना, वॉजेंट इट। तो क्या होना है यहाँ पर, वॉजेंट इट, वॉज इट कहना रॉन्ग है। चलिए अब समझते हैं अपनी सेवंथ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 7। स्टेटमेंट नंबर 7 का ए पार्ट बोलता है लेट हो या लेट्स हो। दो शब्द आपको ध्यान रखने हैं, जब भी ये वाक्यों में आपको दिखे तो सिंपली आपको क्या इस्तेमाल करना है टैग्स के अंदर, शैल वी। शैल वी का मतलब करें हम या चले हम।
अब देखते हैं ये प्रपोजल के लिए और सजेशन के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं दोनों के दोनों। प्रपोजल यानी किसी के सामने पेश की है, सजेशन राय मशवरा सुझाव है। चलिए सेंटेंस से समझते हैं। लेट अस हेल्प हर, चलो उसकी मदद करें। तो करें हमको शैल वी शुड वी कहना गलत होगा। जैसा मैंने आपको बताया कोई भी अन्य फॉर्मेशन आएगी ही नहीं, सिंपली आपको ये दोनों शब्द देखते ही शैल वी करना है। अब आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है, जो ये अपस्ट्रफी एस है लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, उनको मीनिंग नहीं पता होता। लेट्स का मीनिंग क्या है? तो लेट्स का मीनिंग लेट अस होता है, ध्यान रखना है। अस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होती है ना, वी की ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस होती है। तो इसको अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एब्रीवेट करेंगे तो लेट्स बन जाता है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। लेट्स गो देयर, चलो वहां चले हम। शैल वी, अब देखते हैं। लेट्स रीड द गीता यानी भागवत गीता की बात हो रही है, चलो गीता पढ़ते हैं। क्या होगा? शैल वी। अब अगला देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर अस वी की ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, अब अन्य प्रोनाउन की बात करेंगे ऑब्जेक्टिव केसेस में। लेट के साथ में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी हो, हिम हो, हर हो, देम हो, या फिर कोई नेम आ जाए एज अ सब्जेक्ट लेट के साथ में, तो आप सिंपली विल यू का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग यहां पर नहीं करेंगे। तो लेट के साथ आपने ध्यान रखना है, खासतौर से मी आ गया या देम आ गया तो क्या होगा? विल यू होगा। सेंटेंस को रीड आउट करते हैं। लेट मी डू दिस वर्क, तो क्या होना चाहिए? शैल वी या विल यू? आपको करेक्ट मार्क ध्यान रखना है यहाँ पर, शैल वी गलती से भी मत कर देना। अब अगला देखिए। लेट देम डू देयर टास्क, चलो उनको अपना कार्य करने दें, तो शैल वी होना चाहिए। विल यू, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, विल यू ही होगा, शैल वी नहीं होगा। तो इजी है, दो रूल्स आप ध्यान रखेंगे, इजीली बनते चले जाएंगे। अब देखते हैं 8th स्टेटमेंट। इम्पेशेंट रिमार्क, इम्पेशेंट का मतलब जब होशो आवाज खोकर या फिर हम किसी को डांटते रपटते हैं, रेप्रिमेंड करते हैं, स्कोल्ड करते हैं, रिमोन्स्ट्रेट करते हैं, रिब्यूक करते हैं, तो हम बोलते हैं कांट यू। तो कांट यू को आपने ध्यान रखना है। जैसे कि सेंटेंस में देखते हैं। यूज योर ओन माइंड, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, नहीं कर सकते क्या? इस सेंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यूज योर ओन माइंड, कांट यू। अब देखते हैं यहाँ पर। यूज योर ओन बुक, अपनी किताब का इस्तेमाल करो, नहीं कर सकते क्या? कांट यू। ठीक है, इजी हो गया ना आपके लिए। कीप क्वाइट, चुप रहो, नहीं रह सकते क्या? तो कीप क्वाइट, कांट यू। लिसन टू मी, मुझे सुनो, नहीं सुन सकते क्या? कांट यू। चलो मुझे उम्मीद है आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस के ही सेंटेंस थे। स्टेटमेंट नंबर 9, अर्जेंट रिक्वेस्ट। जब भी आप अर्जेंट रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको इस्तेमाल करना है वॉन्ट्स यू का। बस इतना सही इसका फॉर्मूला है। पहले सेंटेंस से समझते हैं। रिमेंबर टू शट द विंडो, मतलब कि खिड़की को बंद करना याद रखना है। तो आपको अब सेंस ढूंढने पड़ेगी, भाव ढूंढना पड़ेगा वाक्य के अंदर। वो भाव आपको इस शब्द से पता लग रहा है, रिमेंबर से। तो रिमेंबर से पता लग गया अर्जेंट रिक्वेस्ट है, इसलिए सिंपल हो जाएगा वॉन्ट्स यू। विल यू कहना गलत होगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। सेंड द ईमेल इमीडिएटली, इसमें सेंस कहां से पकड़ आ रही है? इमीडिएटली से, यानी जल्दी से, तुरंत भेजना है, तो वॉन्ट्स यू। अब देखते हैं। पास ऑन द मैसेज सून, फिर से सेंस पकड़ो, इसके अंदर कौन सा शब्द आ रहा है जिससे सेंस पता लग रही है? सून से। तो पास ऑन द मैसेज सून मतलब जल्द करके ये मैसेज भेज देना, तो टैग होगा वॉन्ट्स यू। बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग दिस सम, सतर्क रहना जब भी आप इस सवाल का हल कर रहे होंगे। तो बी केयरफुल से अर्जेंट पता लगती है हमें, इसलिए वॉन्ट्स यू। अब देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 10, सिंपल रिक्वेस्ट, मतलब साधारण रूप से जब भी आप रिक्वेस्ट करेंगे तो चाहे विल यू हो या वॉन्ट्स यू, दोनों एक्सेप्टेड है। ध्यान रखने वाली बात, तो ये काफी इजी है, विल यू हो या वॉन्ट्स यू हो, लेकिन कोई अन्य सहायक क्रिया नहीं होगी, विल की ही क्रिया इस्तेमाल की जाएंगी। सेंटेंस देखते हैं। पास मी द पेन, मुझे पेन दे दो। विल यू, वॉन्ट्स यू दोनों ही करेक्ट हैं। स्विच ऑन द रेडियो, यानी कि रेडियो को शुरू कर दो। विल यू, वॉन्ट्स यू दोनों ही करेक्ट हैं। गेट मी अ टिकट, मुझे टिकट ला कर दो। विल यू, वॉन्ट्स यू, मतलब लाओगे क्या या नहीं लाओगे क्या? सेंस दोनों ही सिमिलर हैं, तो विल यू, वॉन्ट्स यू दोनों करेक्ट हैं। प्लीज गिव मी मनी, मुझे
पैसा दें और कृपया का प्रयोग किया गया है, इसलिए मुझे पता लग गया सिंपल रिक्वेस्ट है। अब इसके लिए क्या करेंगे, विल यू, वॉन्ट यू। अगर मैं हिंदी में बोलूं कि कृपया करके मुझे पैसा दें, दोगे क्या, नहीं दोगे क्या। अब यहां पर देखते हैं 11th स्टेटमेंट, एडवांस पॉइंट्स। ए स्टेटमेंट है इसकी, बी स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं ए, ओनली। जब भी ये शब्द आ जाए ओनली, ओनली का हिंदी में अर्थ होता है सिर्फ। ओनली यूजेस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग्स, मतलब कि चाहे नेगेटिव टैग हो या पॉजिटिव, दोनों ही एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन सेंटेंस में ओनली मौजूद होना चाहिए। मार्टिन डिड ओनली वन मिस्टेक, मार्टिन ने सिर्फ एक ही गलती करी, तो सिर्फ आ गया यहाँ पे ओनली के रूप में, इसलिए डिड ही बोला या डिडंट ही बोला, दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर, ओनली चिल्ड्रन आर अलाउड टू प्ले इन द पार्क, सिर्फ बच्चे ही, बच्चों को अनुमति है पार्क में खेलने की, तो आर दे या आंट दे, दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे। मतलब कि सहायक क्रिया कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव हो पॉजिटिव, सब रूप से एक्सेप्ट किया जाएगा। अब बी स्टेटमेंट देखते हैं, इफ अ सेंटेंस, यदि वाक्य में एज, यूज्ड टू, अगर यूज्ड टू आ जाए या इसके विपरीत यूज्ड नॉट टू आ जाए, तो आप यूज्डंट या फिर डिडंट का प्रयोग करेंगे या फिर इसका पॉजिटिव टैग बना देंगे। आइए सेंटेंस देखते हैं, ही यूज्ड टू कम हियर, वह यहां आया करता था। यूज्डंट ही, डिडंट ही, दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे। सेंस क्या थी वाक्य की, पॉजिटिव थी, इसलिए नेगेटिव टैग का प्रयोग किया गया। अब ये सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर, दे यूज्ड नॉट टू कम हियर, वह यहां नहीं आया करते थे। तो सेंस क्या है वाक्य की, नकारात्मक भाव वाला वाक्य है, इसलिए इसका टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो यूज्ड नॉट का क्या हो जाएगा, यूज्ड हो जाएगा, या फिर अगर डिड नॉट होता तो डिड हो जाता। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यूज्ड दे या फिर डिड दे। तो मुझे उम्मीद है आपको 11 की 11 स्टेटमेंट समझ में आ गई होंगी। अगले पार्ट में मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस के रूप में और दर्शाऊंगा आपको, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले सेंटेंसेस भी होते हैं, वो आपके लिए एक्सरसाइज भी हो जाएगी और उससे आपको समाधान भी मिलेगा, जिससे आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे अपने एग्जाम्स में। अब चलते हैं अपने आखिरी पड़ाव की ओर। वीडियो का आखिरी पड़ाव है हमारा कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस। ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो कि रूल्स से भिन्न भी हो जाते हैं, तो इन वाले सेंटेंसेस को भी आपने प्रैक्टिस करके जाना है ताकि आपसे एग्जाम में गलती ना हो, और स्पोकन वाले तो प्रैक्टिस करेंगे ही। अब देखते हैं सबसे पहले सेंटेंस को, हु किल्ड होम, किसने किसको मारा। तो हु मतलब कि कौन। अब देखिए हु WH फैमिली का शब्द है, WH फैमिली, जिसमें हु, होम, वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ, इस टाइप के शब्द सम्मिलित किए जाते हैं और ये सारे के सारे प्रश्न पूछने के इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो जब हम जानते हैं कि ये प्रश्न पूछने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, तो सेंटेंस तो खुद में ही प्रश्नात्मक हो गया। और दूसरा, आप इंटेरोगेशन मार्क यानी क्वेश्चन मार्क से भी पहचान सकते हैं कि ये तो खुद में ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव है तो फिर तो टैग बन ही नहीं सकता, एक और प्रश्न तो पूछ ही नहीं सकते। तो ध्यान रखने वाली बात है इसमें, नो टैग। ऐसा घुमावदार प्रश्न आपके सामने आ गया तो नो टैग होगा। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। अब देखिए बड़ा ही अहम सेंटेंस है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए मैंने आपको बताया था कि टैग के अंदर जब भी बनाते हैं तो प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सिर्फ यही एक ऐसा रूल है जिसमें प्रोनाउन की जगह देयर का ही उपयोग किया जाएगा। जब भी आप देयर शब्द देखें तो देयर ही टैग बनेगा, क्योंकि यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं। अब इसमें से एक को पिकअप करना या दो को पिकअप करना सेंस ही नहीं बनेगी। तो आपने क्या करना है, देखिए सेंटेंस को पहचानिए, सकारात्मक भाव वाला है, नकारात्मक, इसका टैग बनेगा तो इसका तो इजंट हो जाएगा और देयर एज इट इज रहेगा, तो इजंट देयर कहलाएगा, इजंट इट गलती से भी मत मार्क कर देना। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, वन कैनॉट डू द सम। प्रश्न नकारात्मक भाव वाला है क्योंकि कैन नॉट लिखा हुआ है, और आपने ध्यान रखना है अब बात हो रही है वन की। अब ऐसे में प्रोनाउन कैसे डिसाइड करें, तो आपको ध्यान रखना है वन का मतलब होता है कि लोग, पीपल की बात हो रही है, तो ये जनरल सेंस में यूज किया जाता है शब्द, और वन का प्रोनाउन वन ही रहता है। और इसका क्योंकि ये नकारात्मक भाव वाला वाक्य है, सकारात्मक करना है, तो कैन नॉट का कैन हो जाएगा, वन का वन ही रहेगा। तो ये रहा आंसर, ये गलत होगा यहाँ पर। अगला सेंटेंस, दिस इज योर बुक। अब दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कि ये मेरे पास में कोई बुक है, तो पास में होनी जरूरी है तभी मैं दिस बोल सकता हूं, तो सिंगुलर के लिए प्रयोग किया जाता है। साथ में योर बुक,
अब देखिए यू की बात हो रही है बुक की। बुक इन एनिमेट ऑब्जेक्ट है, निर्जीव वस्तु है, तो इसके लिए बेस्ट प्रोनाउन इट का प्रयोग किया जाएगा। और क्योंकि जो वाक्य है वो सकारात्मक भाव वाला है, नकारात्मक इसका टैग बनेगा, इसका इजेंट हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, इजेंट इट, इजेंट दिस, गलती से भी मत कर देना, इजेंट इट होगा। अब देखते हैं दैट इज माई टेबल, फिर से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब डैट, डैट दूर होनी आवश्यक है, वरना मैं डैट नहीं बोल सकता। दिस का मतलब पास और डैट का मतलब दूर, और सिंगुलर के लिए प्रयोग किया जाता है माई टेबल। अब टेबल की बात हो रही है, जैसे बुक था इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, ये भी निर्जीव है, इसलिए इसके लिए बेस्ट प्रोनाउन इट का प्रयोग करेंगे। साथ में माई है यहाँ पर और इज है। अब देखिए कैसे सिलेक्ट करें, इसका इजेंट हो जाएगा क्योंकि सकारात्मक भाव वाला है। एक तो ये चीज आ गई मेरे सामने, और टेबल की बात हो रही है तो क्या होगा यहाँ पर, इजेंट इट, इजेंट दैट, भूल कर भी मत मार्क करना। अब देखते हैं दीज आर योर बुक्स। अब देखिए दिस का ही प्लूरल दीज होता है, जब एक से अधिक हो जाए, प्लूरल हो जाए, तो आप दीज का प्रयोग करते हैं। आर योर बुक्स, किसकी बात हो रही है, बुक्स की। बुक्स शब्द पर गौर करो, ये प्लूरल शब्द है, यानी एक से अधिक किताबें हैं, तो इसके लिए बेस्ट हम क्या यूज करेंगे, आपको दे का प्रयोग करना पड़ेगा। साथ में आर का आंट कर देंगे तो आंट दे होगा, आंट दीज भूल के भी नहीं करेंगे आप। ऐसे ही देखते हैं डैट का प्लूरल दोज होता है, ये भी ध्यान रखना है, ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दोज आर योर बुक्स, बुक्स फिर से प्लूरल शब्द है, यानी एक से अधिक किताबें हैं, तो दे होगा और इसका टैग बनेगा आंट दे। अब देखते हैं मोस्ट ऑफ देम वोटेड अगेंस्ट द प्रपोजल। अब देखो देम के ऊपर गौर करो, देम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है जो कि दे की प्रोनाउन होती है, इसलिए इसके लिए बेस्ट हम चूज कर सकते हैं दे, क्योंकि मोस्ट ऑफ का यहाँ पर हम मीनिंग नहीं लेंगे। और वोटेड मतलब V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसके प्रश्न के लिए डिड का प्रयोग करते हैं हम। और सेंटेंस सकारात्मक है तो डिडंट हो जाएगा, तो क्या बना आपका, डिडंट दे कहना सही होगा, डिड दे कहना इनएप्रोप्रिएट होगा। दैट पेन इज यूजलेस, फिर से दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ पर आ गई, इससे हमें मतलब नहीं है, पेन की बात हो रही है। इज यूजलेस सकारात्मक भाव वाला है तो इसका इजेंट कर दीजिए, और साथ में पेन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट है, निर्जीव वस्तु है, इसलिए इसके लिए बेस्ट प्रोनाउन इट का प्रयोग करेंगे, इजेंट इट। देयर वॉज नॉट अ सिंगल सीट वैकेंट, वहां पर कोई भी जगह खाली नहीं थी। अब देखिए देर का तो देर ही रहना है, ये तो हमें क्लियर है। वॉज नॉट नकारात्मक भाव बनाता है वाक्य का, पॉजिटिव कर दो इसको तो खाली वॉज हो जाएगा, तो क्या बनना चाहिए, वॉज देयर, वॉजंट देयर कहना गलत होगा यहाँ पर। वन गर्ल कैन डू दिस वर्क, अब देखिए वन जैसे यहाँ पर था यहाँ पर भी है, लेकिन अब साथ में ना गर्ल है, तो अब ये लोग नहीं रहे, लड़की की बात हो रही है, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, वहां पे कोई नहीं था तो उसके हिसाब से था, यहाँ पे गर्ल के हिसाब से होगा। कैन डू दिस वर्क, कैन का कैनॉट हो जाएगा तो कांट बन गया, तो कांट शी हो जाएगा करेक्ट, यहाँ पर ये कहना गलत होगा। आखिरी सेंटेंस देखते हैं, दैट बॉय हैज नो नॉलेज। नो नॉलेज जैसे कि हमने पीछे रूल्स में सीखा था, नकारात्मक भाव वाला शब्द इस्तेमाल किया गया, तो यानी नकारात्मक वाक्य बना दिया इसने। साथ में बॉय की बात हो रही है, डैट से हमें मतलब नहीं है, तो क्या बनना चाहिए, हैज का क्या बन जाएगा यहाँ पर, हैज ही रहेगा, क्योंकि ये नकारात्मक है इसलिए पॉजिटिव टैग बनाएंगे। साथ में बॉय के लिए बेस्ट प्रोनाउन ही का प्रयोग करेंगे, तो ये रहा करेक्ट मार्क और ये इनएप्रोप्रिएट मार्क। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है इतनी सारी चीजें मैंने आपको सिखाई, 11 स्टेटमेंट्स सिखाई, मुझे पूरी उम्मीद है आप एक भी नंबर एक भी अंक अपना मिस नहीं करेंगे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। कोई भी अन्य टॉपिक की डिमांड हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, कोई भी दुविधा परेशानी अटकल इस विषय में हो तो वो भी आप मुझे लिख सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए अलविदा।